नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। ये एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी की बुक स्वतंत्रता सेकंड चैप्टर की बात हम कर रहे हैं। स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। पहला पार्ट आप अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है चैप्टर सेकेंड का। तो इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। सेकेंड, यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हानि सिद्धांत। ये 2.4 जो है ये क्या है, हानि सिद्धांत। अब हानि सिद्धांत क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर लिखा है कि इस सवाल को संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उनका निबंध, उनके निबंध के नाम को याद रखेंगे। क्या नाम है? लिबर्टी। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल के जो निबंध है, एस्से है, उसका नाम है लिबर्टी। में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में से क्या कहा जाता है? इसको हानि सिद्धांत जो है ये कहा जाता है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। आइए मिलके कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करना इकलौता लक्ष्य क्या है? आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। आगे हम बढ़े तो देखते हैं मिल ने क्या कहा है। मिल ने यहाँ पर कहा रहा है, मिल ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वयंबद्ध और परसंबद्ध, यानी कि स्वयंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों में अंतर बताया है। स्वयंबद्ध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबद्ध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। यानी कि स्वयंबद्ध मतलब जो स्वयं आप कोई काम कर रहे हैं उसका प्रभाव केवल आप पे पड़ रहा है, उसे स्वयंबद्ध कहेंगे। परसंबद्ध कहेंगे पर यानी दूसरे, जो दूसरे को भी प्रभावित करे। यहाँ आप देख सकते हैं परसंबद्ध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी जो है प्रभाव डालते हैं, उसे कहते हैं परसंबद्ध। मिल का तर्क है कि स्वयं संबद्ध कार्य और निर्णय के लिए यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट मामले में जो है राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो स्वयंबद्ध जो है स्वयं संबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये मेरा काम है, अर्थात किसका काम है? मेरा काम है। मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन होगा, यानी कि ये मेरा काम है, जैसी मेरी इच्छा होगी इस अनुसार मैं इस काम को करूँगा। या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं, इससे आपको क्या मतलब है? इसके विपरीत ऐसे कार्य में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्ही गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता है। अर्थात राज्य का कार्य क्या है? लोगों की सुरक्षा करना। तो राज्य ऐसे काम को करने से उस व्यक्ति को रोकेगी जिससे दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? देख सकते हैं आप, प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए कानून, यहाँ आप देख सकते हैं छोटी मोटी हानि के लिए जो है कानून मिल
छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देते हैं। अर्थात मिल का क्या कहना है कि अगर छोटी मोटी कोई गलती हो रही है या ऐसे अपराध हो रहे हैं तो उस कानून पे आप मत ले जाइए, उसको सामाजिक रूप से जो है दूर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई गलती किया, आपने उसको डांट फटकार दिया या समझा दिया, तो वहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। उसके लिए आप कोई उसके अगेंस्ट केस मत कीजिए, ऐसी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं मिल। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिल भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। इसमें पुलिस को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह ना करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपनी संगीत सुनने में से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इसके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी होगा। यह कानून दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा रहनी चाहिए, थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। मतलब समाज में सब व्यवस्था सही बनी रहे, इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको कहीं दिक्कत हो जा रहा है तो भी आप उसको सहन कर लीजिए। करने का मतलब यहाँ पर ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पैसेज की, यहाँ पर मेंशन है कि लोगों को विविध जीवन शैली, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक रहने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए, घृणा का प्रचार करे और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हों कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसमें किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। यानी कि छोटी सी बात के लिए आप इतनी डिमांड नहीं कर सकते। किसी ने किसी के विरुद्ध नफरत फैला दी है तो आप उसको जेल में भेज दीजिए, आजीवन उसको कारावास की आप डिमांड कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जिस हिसाब से आप अपराध है उस हिसाब से दंड जो है निर्धारित किया जाए। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करके उसके अधिकारों की कटौती की जा सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समझाने पर भी बार बार नहीं मान रहा है तो जो उसको अधिकार दिए गए हैं शासन द्वारा, उसको क्या कर दिया जाए, उसको ये कर दिया जाए कि उसमें कटौती कर दिया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंध में ना हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है चिंतन मंथन। यहाँ पर क्या है, परिधानों पर प्रतिबंध का मुद्दा यहाँ पर बताया गया है। कह रहा है कि यदि अपने परिधान को यहाँ पर जो है बताया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे बुक से या नेक्स्ट हम अगर बात देखें यहाँ पर अतिरेक तो हो और ना ही असंतुलन, क्योंकि यह तब समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। अर्थात यहाँ पूरी बातें ये कहा जा रही हैं, स्वतंत्रता से संबंधित बातें कहा जा रही हैं, क्योंकि यहाँ PDF में सही से आया नहीं ये वर्ड जो आप देख रहे हैं, इसलिए मैं इसको अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। इसको मैं सेपरेट अलग से पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 2.5 अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताई गई है। अर्थात स्वतंत्रता जो है दो प्रकार से होती है, कौन कौन सी, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है लिबर्टी होती है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की थी। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं
को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने के बजाय स्वतंत्रता जो है नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, उसे बता रहे हैं कि स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने के प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिससे वह जो होना बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसके हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वयं उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें जो मानने की जरूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुल्लंघनीय है, मतलब अनुल्लंघनीय है हो, जिससे व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है, विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती। यह ऐसा मामला है जिसमें राजधार्मिक सत्ता ICSC या CBSE जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह है कि स्वयं जो है यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति वह करने से मुक्त है। इसमें उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें और इसमें बात करें, ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वाले में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल पाता है। नेक्स्ट अगर हम पेज पे जाएं और मूव करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंशन है, व्यक्ति को अपने क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होनी चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानून में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज
में ही स्वतंत्र हो सकता है। समाज अर्थात व्यक्ति कहाँ स्वतंत्र हो सकता है? केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, ऐसा सकारात्मक स्वतंत्रता के जो मानने वाले हैं उनका मत है। समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों में नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने से वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। खास तौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। जे.एस. मिल क्या कहते हैं? जे.एस. मिल ने जो है सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी प्रकार पर किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने हैं, इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाएगा। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया, जहां हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाल्टेयर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध है। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी विधवाओं पर एक जो है फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यवस्था को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति का एक हिस्सा द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म काशी और कहीं और बनाई गई। इसी तरह से ओब्रे मेनन की रामायण रीटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंध कर दी गई। भाई दो पुस्तक आप यहाँ पे याद रखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर बताई जा रही है कि इसी तरह ओब्रे मेनन की जो है रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की जो है दी सैटानिक वर्सेस, इन दोनों को याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रतिबंध कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मीना थूराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंध कर दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान हैं, क्योंकि यह तत्कालीन मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए? आखिरकार हम
आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं। आखिरकार हम क्या करते हैं? फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अवसर वाद विवाद होता है, पर जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं। क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए? इसी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में ना लिखने के लिए एक समझौतों से बंधा होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायपूर्ण प्रतिबंध है? अलग अलग तरह की सीमाओं वजूद में हैं और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी विसंगति, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता इस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तब हम नहीं कर सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने की सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए, सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों का विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही ज़रूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की है। यहाँ ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसको आप करने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे समानता। आज के लिए ये जो सेकंड चैप्टर था आपका एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का सेकंड चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पे बने रहें। एनसीईआरटी का एक सेकंड चैप्टर था, इसको आप रीड कर लें, बढ़िया से पढ़ लें। इसका एक फ़ायदा है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने सामने किताब जो है ओपन कर लीजिए और जो है इसको 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से कीजिए ताकि आप जल्दी से उस किताब को पढ़ पाएँ। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इस स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। मुझे यार आशा और विश्वास है कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा आप अपने साथी एमपी यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।